हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सिंस ये सबसे छोटा चैप्टर है और इसके लिए किसी पिछले चैप्टर का आपको रिवीजन होना या कुछ जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम सबसे पहले इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज इसका लेक्चर 1 है। इस चैप्टर में आपको पुराने चैप्टर की थोड़ी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जो 11th है 12th है उस दोनों को कंबाइन करके ये चैप्टर आपके पेपर में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए मैंने आज का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन रखा हुआ है। सबसे पहली चीज हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिपल फैक्टर, उसके बाद देखेंगे फिल्टर सर्किट। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, छोटे में सब रैप अप हो जाए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े बेसिक इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहली चीज सेमीकंडक्टर होता क्या है। सबसे पहली चीज आप सबने बचपन से ये चीजें पढ़ी हैं कि एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है। ये दोनों मटेरियल्स आपने दो चीजों के लिए पढ़ा है। सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए ऑब्वियसली, और दूसरा पढ़ा आपने हीट के लिए कि कुछ लोग हीट इंसुलेटिंग होते हैं, कुछ लोग हीट कंडक्टिंग होते हैं। ऐसे ही हमको बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। कुछ चीजें यहाँ पे इंसुलेटर होती है, सपोज जैसे आपका वुड, रबर एटसेट्रा, ये सब चीजें आपकी इंसुलेटर होती है। मतलब इन चीजों से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। अब उसके पीछे रीजन क्या है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो पाती? यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती। और वेयर दूसरे केस में अगर हम देखें कंडक्टर्स की तरफ, यहाँ पे एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, आपने 8, 9, 10th, 11th, 12th इन क्लासों में देख के आए हो कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर फ्लो ऑफ करंट नेसेसरी है। ऑब्वियस है, वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे फ्लो ऑफ करंट ऑब्वियस है। तो इसीलिए कंडक्टर हमारा करंट को कंडक्ट कर पाता है क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो करंट को कैरी फॉरवर्ड कर पाता है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। वेयर एज इंसुलेटर के पास नहीं होते। कंडक्टर के आपके एग्जांपल्स बहुत होंगे, आयरन, कॉपर, सारे मेटल जितने भी हैं, कुछ केसेस में ग्रेफाइट भी। ये नॉर्मली लोग लिखते नहीं है बट फिर भी लेड ग्रेफाइट, ये भी बहुत अच्छा आपका कंडक्टर होता है। बट खैर, इंट्रोडक्शन में हमें इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, ये तो बेसिक इन्फो मैं आपको बता रहा था। हमें जिस चैप्टर की बात करनी है वो है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है? अभी आपको मैंने दो मटेरियल्स बताए, एक आपका इंसुलेटर हो गया, एक आपका कंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर आता है इन दोनों के बीच में। सेमीकंडक्टर आता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आता है। अब लेकिन इंसुलेटर और कंडक्टर से इस सेमीकंडक्टर डिवाइस के बहुत ज्यादा वास्ट यूजेस हैं। अब ऐसी क्या चीज आन पड़ी इसमें, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके इतने वास्ट यूज हैं? वो प्रॉपर्टी ये है कि इस एक मटेरियल को हम अपनी नीड के हिसाब से वो रीयूज कर सकते हैं। इस एक मटेरियल को हम अपनी नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं पर करंट फ्लो करवाना है किसी पीरियड ऑफ टाइम में तो हम करवा सकते हैं, कहीं पर नहीं करवाना है तो हम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर नहीं कर पाता था। करंट या तो करंट फ्लो करवाता था, इंसुलेटर या तो नहीं करवाता था। ये दो चीजें हो सकती थी। बट सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर को हम अपने मन मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिजायर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक जगह भाई मुझे करंट चाहिए तो मैं उसको वर्किंग कंडीशन में रखूंगा, एक जगह मुझे नहीं है मैं उसको क्लोज ओपन स्विच की तरह रखूंगा। आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, बट एक जगह आपका क्लोज स्विच की तरह सेमीकंडक्टर की यूज होता है, दूसरी जगह पे आपका ओपन स्विच की तरह सेमीकंडक्टर यूज होता है। अब सेमीकंडक्टर में भी आपके दो टाइप्स होते हैं फर्दर, आपको पता है। एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। ये सब बेसिक है, सब बेसिक, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, सब बेसिक है, आप सबको पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम बाकी सब जो भी है हमारा वो हम स्टार्ट कर पाएंगे। ये पता नहीं है तो आपका चैप्टर हो नहीं पाएगा। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर फॉर्म, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है डोप्ड। अब आधे लोग सोचेंगे व्हाट इज डोप्ड? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं आप बता रहा हूं। डोप्ड का मतलब डोपिंग करना। डोप्ड का मतलब है डोपिंग करना। डोपिंग इन द सेंस एडेड इंप्योरिटीज, एडेड इंप्योरिटीज। डोपिंग का मतलब है एडेड इंप्योरिटीज।
इम्प्योरिटीज ऐड करना मतलब कोई एक एलिमेंट, सपोज हमारा ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये मेनली आप सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, इनके यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, कार्बन फैमिली में आता है सिलिकॉन, तो इसके आप यूज करते हैं। इनमें हम डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग का मतलब हम इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड करते हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट मतलब जैसे हम यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा वो है ट्राइवेलेंट, एक हम ट्राइवेलेंट एटम इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड करते हैं, और दूसरा है अपना पेंटावेलेंट, दूसरा है पेंटावेलेंट। ये दो टाइप्स के हम इसमें एटम ऐड करते हैं। एटम ऐड करने का मतलब इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। क्यों इंप्योरिटीज ऐड करते हैं? ताकि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो और एनहांस हो सके। पहले इसकी अपनी तो बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को और एनहांस करने के लिए हम इनकी डोपिंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको डोप्ड कहते हैं, इंप्योर। अब आती है दूसरी बात। अब आपके सामने मैंने लिख तो दिया, एक्सट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट आते हैं और दूसरे पेंटावेलेंट आते हैं। ट्राइवेलेंट, जिनमें हम ट्राइवेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जिनमें पेंटावेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने पढ़ा होगा ये तो, बट फिर भी इंट्रोडक्शन सेशन है, फिर भी देख लो। जिनमें हम ट्राइवेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं, अब सबसे पहली चीज ट्राइवेलेंट क्या होता है? ट्राइवेलेंट एक ऐसा एटम होता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। ट्राइवेलेंट ऐसा एटम होता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। और दूसरा आ गया अपनी पेंटावेलेंट की बात। अब आप लोग बोलोगे अगर ट्राइवेलेंट की वैलेंसी 3 है तो पेंटावेलेंट की वैलेंसी 5 होगी, बट ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री आप सबने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भाई ये सिंपल रूल है कि किसी भी एटम की वैलेंसी 4 के ऊपर नहीं होती है। 0 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसे चलता है पूरा टेबल वैलेंसी का। 4 के ऊपर कोई वैलेंसी नहीं होती है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि वो पेंटावेलेंट है, मतलब उसके एक्सटर्नल शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा कह सकते हो। पेंटावेलेंट है, इसमें जो एक्सटर्नल शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो जो ट्राइवेलेंट है, जो पी टाइप होते हैं, वहां पे 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और सिलिकॉन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको शेयर करने होते हैं। ट्राइवेलेंट जो है, ट्राइवेलेंट एटम जब हम उसमें डोप करते हैं, ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 है, 3 वैलेंसी का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से हम लाएंगे, सपोज इस कलर से शो करता हूं, वो एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, एक पेयर बनाएगा, एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, एक पेयर बनाएगा, एक इसके साथ शेयर हो जाएगा, एक पेयर बनाएगा, बट एक तो रह गया है ना, इसके साथ तो कोई नहीं बना। तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। इसी को हम कहते हैं होल, या इसको आप कह सकते हो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो पी टाइप में आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? होल्स। अब आपको याद रखना है, पी टाइप में, इन पी टाइप जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? होल्स। लिख देता हूं, मेजॉरिटी सीसी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सीसी चार्ज कैरियर्स, वो कौन से होते हैं? होल्स। ठीक है, ये आ गई आपकी पहली चीज। अब आते हैं जिन एटम्स में, जिन सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट एटम से डोपिंग करते हैं, उनको हम एन टाइप बोलते हैं। अब आपने यहां देख लिया कि यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिससे हमने डोप किया, तो एक यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन से अगर हमने डोप किया, सपोज यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है, उसके पास अपने तो 4 हैं ही, 1 2 3 4, 5 से हमने डोप किया, 5 से हमने उसको डोप किया, 1 2 3 4 पेयर तो बन गए, 4 पेयर बन गए, बट एक इलेक्ट्रॉन आपका घूमता रह गया भाई उसके पूरे लैटिस में। लैटिस होता है ना, आपको एक स्ट्रक्चर पता होगा, पूरा सिलिकॉन का लैटिस होता है। एक ही एलिमेंट तो नहीं, एक ही वो तो नहीं होगा ना एलिमेंट। अगर एक पूरा सिलिकॉन का लैटिस है तो उसमें एक ही एलिमेंट नहीं होगा, बहुत सारे सिलिकॉन होंगे। उन्हीं के साथ वहां पे देखो एक, उस पूरी लैटिस में आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया होगा। ऐसे बहुत रह गए होंगे, एक ही एटम से डोपिंग नहीं ना करते हो। एटम एक है बट उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। तो उसके पूरे लैटिस में, सिलिकॉन के लैटिस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रह गया। एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री रह गया तो यहां पर आपको क्या देख के क्या पता लग रहा है कि पेंटावेलेंट में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावेलेंट एटम में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज और लगी होगी, बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों को नहीं पता होता है यहां पे। अब कभी कभी क्या होगा, पेपर में आपको सवाल आ जाएगा कि आप बताओ एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में से, या नॉर्मल कोई भी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक में पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर में से न्यूट्रल कौन सा सेमीकंडक्टर है?
सीधा, ये बहुत ही जाना माना पूछा जाने वाला सवाल है कि इन सब में से न्यूट्रल कौन सा वाला एलिमेंट है। अब आधे लोग होंगे भाई जो बोलेंगे न्यूट्रल क्या होता है, हमें पता नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है जिसके पास कोई चार्ज नहीं हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आपको मैं पूछ रहा हूं, बताओ जरा इसमें पी टाइप में और एन टाइप में या इंट्रिंसिक वाले में कौन सा ऐसा इन तीनों में से सेमीकंडक्टर है जो न्यूट्रल है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं। तो आपको याद रखना है हमेशा कि ये तीनों ही इंट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप, ऑल आर न्यूट्रल। इंट्रिंसिक एंड पी एन टाइप ऑल आर न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको प्लीज कृपया करके याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए। ये काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ पी टाइप और एन टाइप होंगे नहीं, उसके पास अगर एक होल्स है, अगर या मान लो एन टाइप है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो उसके पास होल है, होल को हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, ये भी याद रखना। होल ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये जो सब बातें मैं बोल रहा हूं ये याद रखो, तभी आपका कुछ हो पाएगा इस चैप्टर में, तभी आपको समझ आएगा इस चैप्टर में चल क्या रहा है। अब आते हैं हम इस चैप्टर में जो आपको मेजर चीज की जरूरत है, वो है बायसिंग। वो है बायसिंग की जरूरत। अब बायसिंग क्या होती है? सबसे पहली चीज डायोड। डायोड आपको पता है क्या होगा? डायोड एक ऐसा दिखता है, पीएन जंक्शन का आपने एक डायोड बनाया हुआ, ये पीएन जंक्शन डायोड है। यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होती है, ये साइड पी होता है, ये साइड एन होता है, ये साइड आपकी डिप्लीशन लेयर होती है। जो आपका पी साइड होता है वहां पर एक्सेस में होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स। और जो आपका एन साइड होता है वहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहां पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बीच में ये जो चीज है इसको बोलते हैं आप डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस डिप्लीशन लेयर में कुछ होल्स भी होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन्स और होल के कॉम्बिनेशन से, मैंने आपको कहा कि होल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते ही हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा। जहां पर पॉजिटिव, जहां पर नेगेटिव है वहां पर एक पोटेंशियल होगा। अब इस डिप्लीशन लेयर का भी एक पोटेंशियल होता है, उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब हमें इसी बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए, इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए एक चीज की सहायता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बायसिंग। जिसको हम बोलते हैं बायसिंग। अब बायसिंग का मतलब क्या है? बायसिंग का मतलब है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना। इसको थोड़ा छोटा कर। बायसिंग का मतलब है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना। बायसिंग का मतलब है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना। पीएन जंक्शन डायोड तो ऐसा आता है आपका, इसका सिंबल ऐसा यूज होता है, डायोड का सिंबल ऐसा होता है। अब बायसिंग करने का मतलब है मैं इस पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे। ये एक आपकी एक्सटर्नल जो बैटरी होती है उसका सिंबल होता है। जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट आपकी नेगेटिव होती है। ये वाला साइड आपका पी साइड होता है, ये वाला साइड आपका एन साइड होता है। अब आपको देखनी है टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। बायसिंग के भी टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला एक फॉरवर्ड बायसिंग, एफबी, फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा आरबी, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में भी क्या होगा, आपके पास डायोड होगा और आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल उस पर लगाया होगा। ये पी साइड, ये एन साइड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देख के ही पता लग रहा है आपको। फॉरवर्ड बायस में क्या है, देखो पी साइड है, पी में मैंने आपको क्या बोला, एक्सेस में हमारे पास होल्स हैं। होल्स है तो मतलब वो हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर उसके पास ज्यादा है, मतलब पी साइड आपकी पॉजिटिव होगी। एन में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है तो एन साइड आपकी नेगेटिव होगी। पी साइड को यहाँ पे हमने बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और एन साइड को यहाँ पे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो हमारे पास कौन सी बायसिंग आती है? फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सी बायसिंग आती है? फॉरवर्ड बायसिंग। फिर से बताता हूँ, पी साइड को अगर आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे और एन साइड को अपने डायोड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, तब आपके पास एक फॉरवर्ड बायसिंग आती है। उस फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका ये डायोड है, ये कैसे एक्ट करता है? एज ए क्लोज्ड स्विच। एज ए क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है। इसी के एकदम अपोजिट, यहां पर जो पी साइड आपका पॉजिटिव है, जो आपका पी साइड पॉजिटिव है, उसको आपने बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है और जो एन साइड आपका नेगेटिव है उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। जब आप अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करके इसके साथ यूज करते हो, पोलैरिटी को रिवर्स करना मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, इसको आप जब पोलैरिटी रिवर्स करके यूज करते हो तो तब आपका जो ये पीएन जंक्शन डायोड है ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है। ओपन स्विच, ओपन स्विच, यही थी चीजें जो आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बायसिंग, एक टाइप पे क्लोज स्विच होता है, एक टाइप पे ओपन स्विच होता है। अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, चमकती हुई डायग्राम बनाई हुई, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रेक्टिफायर। सबसे पहली चीज ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए रेक्टिफायर, आपकी किताब में भी है ये टॉपिक, हो सके तो किताब खोल के बैठो, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, नहीं तो यहाँ पे सब बनाए हुआ है, यहाँ पे देखें। सबसे पहली चीज ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। अब आप लोग बोलेंगे रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम सप्लाइड एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सप्लाइड एसी वोल्टेज को कन्वर्टेड डीसी वोल्टेज में यूज करने को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं रेक्टिफायर की, इट कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। ये एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना बताने वाला इसमें कोई चीज नहीं है डेफिनेशन में। मैं आपको मेजर जो आपको समझाना वो है ब्लॉक डायग्राम, जो इतना बड़ा मैंने चमचमाता हुआ ब्लॉक डायग्राम बनाया। इट कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज क्या होगी? जो आपके घरों पे आती है, जो आपके घरों पे एसी वोल्टेज आती है। एसी वोल्टेज का आपका सिंबल कैसा होता है? ये ऐसा साइनोसाइडल वेव का सिंबल होता है आपका एसी वोल्टेज का। कैसा सिंबल होता है ये? साइनोसाइडल वेव। मैथ्स में आप पढ़ोगे साइन वेव, कॉस वेव, वैसा ही साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव की तरह आपका एसी का सिंबल होता है। अब देखो सबसे पहली चीज अब आपको बताता हूं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपका मतलब है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, आपका पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। ब्लॉक डायग्राम समझ आ गई तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अप्रोक्सीमेटली बीजेडी तक तो खत्म ही हो गया। सबसे पहली चीज देखो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, चमकती हुई डायग्राम में। सबसे पहले हमने यहां से एक एसी सप्लाई दी है। क्या दिए? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई जो आपको घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, नॉर्मली उसको भाषा में एसी सप्लाई बोलते हैं। एसी सप्लाई हमने कितने 230 वोल्ट्स पे 50 हर्ट्ज पे एसी सप्लाई दिया हुआ है। ये वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे लिखने का तरीका होता है एसी। ये अब सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये क्या आपका ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मेजरली यहाँ पे कोई काम नहीं है इतना बड़ा, जो हम इसको हम इसलिए मेजरली यूज करें ताकि ये वोल्टेज को थोड़ा ऊपर नीचे कर सके, फ्लक्चुएट कर सके। ठीक है, वोल्टेज अगर आपको, जैसे आपने यहाँ पे पूरा सर्किट बनाया, उसके बाहर आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाया, बाहर आपने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे आपका ये फैन हो गया, वॉशिंग मशीन, कोई भी मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, जो भी आप लगाते हो बाहर, जो आपने अप्लायंस यूज करना है, वो आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया, आप ऐसा मान लो। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो हमने इसको इनपुट सप्लाई दिया है, अगर उसको कम चाहिए होगा तो ये उसको थोड़ा स्टेप डाउन कम करके देगा, स्टेप डाउन करके देगा तो वोल्टेज थोड़ा कम देगा। अगर उसको ज्यादा चाहिए होगा तो ये वोल्टेज थोड़ा बढ़ा के देगा उसको। बस इतना ही काम होता है ट्रांसफार्मर का। हाल फिलहाल अभी आपको इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपका एसी सर्किट्स, उसमें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में ज्यादा पढ़ना है। वो ट्रांसफार्मर कैसा है, ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा वहां पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो रेक्टिफायर डायोड, फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो इसी डायग्राम में आपको मेजरली सब समझ आ जाएगा, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज ये आ गई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हमने ये एसी सप्लाई दिया। एसी को दिखाने का तरीका ये होता है, एसी वेव को दिखाने का तरीका ये होता है। अब कोई बोलेगा सर एसी क्या मतलब है, क्या है एसी? एसी मतलब देखो यहाँ पे रेगुलर सप्लाई नहीं है, यहाँ पर एक रेगुलर एक कांस्टेंट सप्लाई नहीं है। जिसको मैथमेटिक्स के ग्राफ वगैरह पता होंगे वो आराम से बता देगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट सप्लाई नहीं है। देखो पहले यहाँ पर है वोल्टेज, फिर थोड़ी बढ़ रही है, फिर थोड़ी और बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, और एक पॉइंट पे तो जीरो भी हो रही है, एक पॉइंट पे जीरो हो रही है। चलो जीरो तक तो हमने मान लिया। अब देखो क्या है, यहां पर आपकी वोल्टेज फिर नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर नेगेटिव में कम हो रही है। ठीक है, दो तरीके से आपका काम चल रहा है। तो यही होता है आपका एसी वोल्टेज। डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में आपका सीधा एक ही तरीके से जाता है। अगर ऐसा आपका ग्राफ है तो डीसी एकदम सीधा आता है। एसी में ऐसा नहीं होता, एसी में आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज करती रहती है। यही है, सबसे पहले आपने यहाँ से इसको एसी सप्लाई दिया, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, वोल्टेज रेगुलेट की, बस वोल्टेज को कम बढ़ाया, आगे पीछे इतना किया जितना आपका अप्लायंस को चाहिए होगा उतना किया। उसके बाद क्या आता है, रेक्टिफायर डायोड। यहाँ से आपकी मेजर चीज स्टार्ट होती है। रेक्टिफायर डायोड क्या करता है ना, यहाँ देखो आपका एसी कैसा है, एक साइकिल, हाफ साइकिल, इतने को हम हाफ साइकिल बोलते हैं, इतने को हम हाफ साइकिल बोलते हैं, पूरे को एक साइकिल बोलते हैं। एसी सर्किट्स में आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा तब आपको वहां पे। बट यहाँ पे देखो
इसको अपर पोर्शन को हम हाफ साइकिल बोलते हैं, लोअर पोर्शन को भी हम हाफ साइकिल बोलते हैं, और पूरे को मिला के एक साइकिल बनता है, कंप्लीट साइकिल। ठीक है। रेक्टिफायर डायोड आपका क्या करता है ना, मान लो अभी हमने यहाँ पे एक फुल वेव रेक्टिफायर लगाया, फुल वेव, हाफ वेव, फुल वेव सब आपको आगे बताऊंगा, बट मान लो अभी के लिए यहाँ पे हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो इस एसी सप्लाई को, जो एसी सप्लाई का जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से बोल रहा हूं, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, जो आपने सप्लाइड ट्रांसफार्मर से जो इस रेक्टिफायर डायोड के पास एसी सप्लाई आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, रेक्टिफायर डायोड ने क्या किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट तो एज इट इज दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो इसने आउटपुट था वो एज इट इज दिया, बट जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी उसको भी इसने पॉजिटिव करके आउटपुट में दिया, जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल था उसको भी इसने पॉजिटिव करके आउटपुट में दिया। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, फिल्टर सर्किट। दूसरी चीज आती है फिल्टर सर्किट। अब आप एक चीज देखो, यहां पर तो चलो नेगेटिव में बढ़ रहा था, इसने वो नेगेटिव वाला फैक्टर हटा दिया ये रेक्टिफायर ने, बट अभी भी देखो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट नहीं है, ये देखो ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अभी भी ये परफेक्टली डीसी नहीं है, अभी भी ये परफेक्टली डीसी नहीं है। परफेक्टली डीसी होने के लिए अभी हमें इसको फिल्टर सर्किट के थ्रू भी पास आउट करवाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले रेक्टिफायर डायोड से क्या, रेक्टिफायर ने क्या किया, नेगेटिव। तो दूसरी चीज हम देख रहे थे फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का क्या काम है, फिल्टर सर्किट में क्या करता है आपका, ये देखो इनको हम रिपल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपल्स। हालांकि ये भी रिपल्स ही होते हैं, इनको थोड़े फर्दर मोर रिपल्स कहेंगे। रिपल का मतलब क्या होता है, जिसकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होगी उसको बताओ, कि अगर आपने एक स्टोन आपने अगर पानी में फेंक दिया तो पानी में ऐसे वो लहरें बन के जाती है ना, उन्हीं को रिपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही। अब देखो जो आपका फिल्टर सर्किट था वो क्या करता है, इसको फर्दर मोर डीसी बनाता है। अभी तक ये कंप्लीटली डीसी नहीं ना, मैंने आपको भी बताया अभी तक ये कंप्लीटली डीसी नहीं है, बट जो आपका फिल्टर सर्किट होता है ये इसको फर्दर मोर डीसी बनाने के लिए थोड़ी और हेल्प कर देता है। यहाँ पर देखो पहले वोल्टेज कितना चेंज हो रहा था, ग्राउंड से लेके यहाँ तक, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा था, बट यहाँ पर देखो कितना कम रह गया फासला, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना ही रह गया। इसलिए फिल्टर सर्किट को हम यूज करते हैं। फिल्टर सर्किट होता क्या है ये भी बताऊंगा अभी मैं, बट आपको सीधा याद रखना ये कैपेसिटिव सर्किट होता है। क्या होता है कैपेसिटिव, जो बच्चे नए भी देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, उन्होंने अगर शायद से पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा, इससे पहले भी जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर पढ़े वहां पर कैपेसिटेंस नाम का एक टर्म पढ़ा होगा। कैपेसिटर आपका क्या करता है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। इसके बाद देख लो, सबसे पहले आपके पास एसी वोल्टेज आया था, ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज बढ़ाया कम किया, स्टेप अप स्टेप डाउन, वो बात की बात है। फिर रेक्टिफायर ने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। रेक्टिफायर ने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। फिर आया फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट ने क्या किया, इन रिपल्स को फर्दर मोर थोड़ा कम कर दिया, मतलब इस जो आपका ये इसको और थोड़ा फर्दर मोर डीसी बनाया, थोड़ा और डीसी बना दिया। लेकिन अभी भी देखो कंप्लीटली डीसी नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ी जगह बढ़ रही है, थोड़ी जगह कम हो रही है, थोड़ी जगह बढ़ रही है, थोड़ी जगह कम हो रही है। इसके बाद हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में आप अपना क्या यूज करते हो, जीनर डायोड, ZD जीनर डायोड यूज करते हैं आप। क्या होता है जीनर डायोड, वो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर आप किसको यूज करते हो, जीनर डायोड को। आपको बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है ये पेपर में पूछने के लिए कि डिफाइन या एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर में हम जीनर डायोड को यूज करते हैं। और लास्ट में देखो आपका जो वोल्टेज है एकदम डीसी हो गया। कहां से स्टार्ट किया था आपने, एसी साइकिल से, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव को आपने पॉजिटिव में किया, उसके फिर रिपल्स को और रेक्टिफाई किया थोड़ा, और एंड में जाके आपको एक परफेक्टली डीसी वोल्टेज मिल गया जो आपने लोड रेजिस्टेंस को दे सकते हो। ऐसे ही आपके घर पे सारा काम करता है, जितना भी आपके ये सारे अप्लायंसेस, जो भी आपके अप्लायंस होते हैं ऐसे ही काम करते हैं सारे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलें। इतना सबको समझ आया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे अच्छे बच्चों आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर भी अब दो टाइप्स के होते हैं, अगला पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो पहली चीज हमारी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। अब आता है आपका सबसे पहला टाइप रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर। कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ याद करना नहीं है इसमें, एक चीज याद करनी है। जब भी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर दिख गया उसका मतलब है यहाँ पर एक डायोड यूज किया। हाफ वेव रेक्टिफायर का सीधा मतलब है एक डायोड यूज किया। बाकी सब कंस्ट्रक्शन इतना ही है। देखो पेपर में इतना बनाने के भी एक नंबर होते हैं, ये जितना मैंने बनाया यहाँ पे इतना बनाने का भी एक नंबर है। तो ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना क्या, लिख तो आप लोगे, मैं एक बार आपको समझा दूंगा क्या करता है, क्या कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब समझा दूंगा। पेपर में लिखने का देखो तरीका भी होता है, ठीक है, तरीका एक अच्छा होता है। देखो जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक करता है, वो सबसे पहले देखता है प्रेजेंटेशन कैसा है। वो ये नहीं देखता कि भाई हाँ इसने कितना लिखा है, इतना ज्यादा पैराग्राफ लिखा है, ये सब नहीं देखेगा। वो प्रेजेंटेशन देखेगा सबसे पहले, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन का मतलब है सबसे पहले आप बताओगे हाफ रेक्टिफायर में यूज क्या होता है, चीजें क्या लगी है,
कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर आराम से इसका वर्किंग बताओगे, फिर एंड में कंक्लूजन बताओगे उसको कि हाँ भाई ये करता क्या है, इसने किया क्या, इसने हमें दिया क्या है, वो बताना पड़ता है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन इसका, समझाता हूँ। हमने इसमें सबसे पहले यहां से हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं इसको, ये सिंबल होता है एसी वोल्टेज का, ये एसी वोल्टेज का सिंबल होता है। सबसे पहले हम इसको एक एसी वोल्टेज दे रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज किया है। अब आपको पता लग गया होगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, दिखाया मैंने यहाँ पे। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे एक एसी वोल्टेज सप्लाई किया है ट्रांसफार्मर के थ्रू, उसके बाद हमने यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया है, डी नाम दे दो उसको, डी नाम दे दो उसको, पीएन जंक्शन डायोड को डी नाम दे दो। और बाहर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है, एक ऐसा अप्लायंस जिसको हमें चलाना है, उसी को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले ही बोला ये इनपुट है, ये वाला जो सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये आपका इनपुट है। आउटपुट में आपको यहां दिखाऊंगा कि ये आउटपुट में हमें क्या देता है। मान लो सबसे पहले इनपुट है, इनपुट में सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है, मैंने बताया आपको। अगर ऊपर वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहां पर सबसे पहले ये वाले इस साइड पर सबसे पहले पॉजिटिव आएगा, इस साइड पर पॉजिटिव आएगा। सीधी बात है, अगर एक साइड पे पॉजिटिव है, सिमिलर लाइन पर दूसरी साइड पर नेगेटिव होगा। एक साइड पर पॉजिटिव है, सिमिलर लाइन पे दूसरी साइड पर नेगेटिव होगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक मेन चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया टाइप्स ऑफ बायसिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस पीएन जंक्शन डायोड को देखो, जिसको आपने डी नाम दिया, इस पीएन जंक्शन डायोड को देखो, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पी साइड के साथ अटैच है। ये जो पॉजिटिव है कनेक्शन, ये पी साइड के साथ अटैच है, और ये जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव को देखो, ये एन साइड के साथ अटैच है। जो अच्छे बच्चे उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये जो हमारा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। कैसा है? फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड कैसे काम करता है? फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड कैसे काम करता है? एज ए क्लोज स्विच लिखा हुआ है, पता होना चाहिए आपको। याद रख लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। सामने दिख रहा है आपको कि सबसे पहले जब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है अभी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। एक जगह पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, ट्रांसफार्मर। अब पॉजिटिव पी साइड के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव एन साइड के साथ कनेक्टेड है, तो हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, और क्लोज स्विच की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है? ये करंट को फ्लो करने देगा, ये करंट को फ्लो करने देगा, मतलब करंट के पास एक पाथ आगे जाने का। तो इसी तरीके से ये जो आपका पॉजिटिव साइकिल होता है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, उसको रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करने का मतलब ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका आउटपुट में एक रेक्टिफाइड वेरिएंट देता है, ठीक है? पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करता है। ये हो गया आउटपुट। यहां पे आप लिख भी सकते हो किसी को, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल the diode D is in forward biased state therefore it will act as a closed switch and allow the current to flow। सबसे पहले आपको ये लिखना है। ये हो गया आपका पहला केस, ये हो गया आपका पहला केस, जब वहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है। अब हमेशा पॉजिटिव साइकिल तो नहीं चलेगी ना, कभी नेगेटिव भी आएगी। अब मान लो नेगेटिव का केस है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब आया नेगेटिव का केस। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका यहां पर एक नेगेटिव साइन है। अगर इस साइड पे यहां नेगेटिव है, सीधी बात अभी आपको पता चल गया, यहां पे पॉजिटिव होगा। यहां नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव होगा। पहले स्टेट में
हमारा जो यहाँ पॉजिटिव था वो P के साथ था, नेगेटिव था जो N के साथ था, पहले केस में हमारी बात है। बट अब क्या है, अब हमारा जो नेगेटिव है वो P के साथ और पॉजिटिव है जो N के साथ है। नेगेटिव है वो P साइड के साथ कनेक्टेड और पॉजिटिव है वो N साइड के साथ कनेक्टेड। तो इस स्टेट में ये हमारा कौन सी कंडीशन है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, रिवर्स बायसिंग कंडीशन। और रिवर्स बायसिंग का मतलब ये जो आपका सर्किट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज ए ओपन स्विच एक्ट करेगा। ऐसा मतलब करंट का पाथ ही टूट गया जाने के लिए, सर्किट के बीच में गैप आ गया, सर्किट के बीच में गैप आ गया तो करंट जा ही नहीं पाएगी। तो इस टाइम पे आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब आपका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है वो आपका रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। जो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल वो आपका रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ये खाली जगह। नेगेटिव हाफ साइकिल आपका रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा और जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको फिर से रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है, आया समझ क्या है इसका पूरा वर्किंग क्या है, ये देख लो एक बार। जिसको समझ नहीं आया रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख सकता है। बट यही है इसका सिंपल सा वर्किंग है हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसलिए इसके ज्यादा यूजेस नहीं होते क्योंकि एक ही साइकिल एक ही आउटपुट दे रहा है हमको, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट दे पा रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल तो सारी वेस्ट जा रही है, इसलिए इसके ज्यादा यूजेस हम नहीं लेते। अब ज्यादा यूज के लिए हम किसको यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को। अगला टॉपिक है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में हम कितने डायोड यूज करते थे, एक पी जंक्शन डायोड यूज करते थे। बट फुल, ये पेपर में बनाना है ये डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ और ये डायग्राम दोनों बनाना इंपॉर्टेंट है। ये पूरे 4 बनाना, अब यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने 3 बनाए, बट आप पूरे 4 बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का आउटपुट आएगा, नेगेटिव वाले का आउटपुट नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। चमकता हुआ डायग्राम बनाया मैंने फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। अब आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ये मान लो आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D1 है और ये आपका D2। यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, यहां से हमने एसी वोल्टेज दिया है, इस साइड से हमने एसी वोल्टेज दिया, यहां से हमने एसी वोल्टेज दिया है, बीच में हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया। इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। किताबों पे लिखा होगा, आप ही कृपया करके लेक्चर देखने के बाद एक बार किताब पढ़ लेना। किताब के गो थ्रू नहीं जाओगे जब तक, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, पेपर में लिख नहीं पाओगे। समझना ही सब नहीं है, आपके पेपर में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, आपको लिखना आना चाहिए। इसलिए ये लेक्चर देखने के बाद एक बार किताब पढ़ लेना। इसको हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब 3 टर्मिनल है इसके पास, एक टर्मिनल से मैंने D2 जोड़ा है, एक टर्मिनल से मैंने D1 जोड़ा है और एक टर्मिनल से मैंने RL जोड़ा है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, एसी वोल्टेज सप्लाई है, एक हमारा डायोड D1 है, एक हमारा डायोड D2 है और हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इन दोनों के, ये दोनों डायोड है, इन दोनों के हमने जंक्शन पे इस लोड रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन दिया और दूसरा इस लोड रेजिस्टेंस का कनेक्शन सीधा इस ट्रांसफार्मर के साथ दिया। अब ये कैसे काम करता है, जो अच्छे बच्चे उनको मुझे लगता है समझ भी आ गया होगा, जैसे ये काम करता था वैसे ही वो काम करता है। अब यहाँ पे आपके पास 2 पाथ आते हैं, वहां पे एक डायोड था तो एक ही पाथ है, यहाँ पे 2 डायोड था, यहाँ पे 2 डायोड यूज किया, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 पाथ आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 पाथ आएंगे। सबसे पहला D1 के लिए मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मैं लिखूंगा कुछ नहीं इसमें, ये आप किताब से देख के लिख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ कंस्ट्रक्शन के। मान लो सबसे पहले फर्स्ट केस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करो, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करो। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला साइड आपका पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इस पी साइड के साथ कनेक्टेड है, और तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड के साथ कनेक्टेड है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये एन साइड के साथ कनेक्टेड। डायोड D1 की बात कर रहे हैं, D2 पे अभी मत देखो, वो डायोड D1 की बात करो। ये पॉजिटिव साइड पी साइड के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पी साइड के साथ कनेक्टेड है और ये नेगेटिव एन साइड के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा ये जो डायोड D1 है, फर्स्ट केस में डायोड D1 ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है। कैसा है, फॉरवर्ड बायस्ड। तो इस टाइम पर हमारा करंट को ये अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, इस टाइम पर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए। अब देखो दूसरा डायोड D2 की बात करो, D2 के पी साइड के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है और एन साइड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है नेगेटिव है, ये एन साइड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, पी साइड के साथ नेगेटिव साइड कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है ये रिवर्स बायस। कैसा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब D2 हमारे इस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में D2 हमारा रिवर्स बायस, तो ये हमारा क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा, ये हमारा ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा।
तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो पाथ ऑफ करंट होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो पाथ ऑफ करंट है वो कौन सा है, ये। अगर इसको नेमिंग दे दें हम, ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमारा पाथ ऑफ करंट कौन सा है, ये वाला ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये हो गया हमारा पाथ ऑफ करंट, मतलब ये पाथ फॉलो करके हमारा करंट चलेगा। अब आते हैं दूसरी बात, अब आते हैं दूसरे केस में। ये आपका पहला केस आ गया। पहले केस में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है, क्लोज स्विच इंटरैक्ट करता है, और D2 हमारा नेगेटिव बायस होता है, इसलिए ओपन स्विच इंटरैक्ट करता है। मतलब हमारा पाथ ऑफ करंट ये है, करंट रुकेगा नहीं, करंट चलता रहेगा। पाथ ऑफ करंट ये है, मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका आउटपुट भी हमें कैसा मिलेगा, एकदम पॉजिटिव, चमचमाता हुआ पॉजिटिव मिलेगा, चमकदार। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे, ठीक है। ये पहला केस आ गया। पहले केस को जरा वाइंड अप करें, पहले केस को यहां रख, ये आ गया आपका पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की, केस 2, केस सेकेंड। समझ आ गया होगा आपको, बट फिर भी बताना फर्ज है। केस 2 में क्या बात करते हैं हम, केस 2 में आपका जो ये केस 2 में आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। कैसा, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल है तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यहां पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। यहां नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। अब सीधा ये नेगेटिव वाला इसके पी के साथ कनेक्टेड और पॉजिटिव वाला एन के साथ कनेक्ट। तो इस स्टेट ऑफ टाइम में हमारा जो D1 है वो कैसा होगा, रिवर्स बायस। इस स्टेट ऑफ टाइम में जो हमारा D1 है वो हमारा रिवर्स बायस होगा। इस केस में D1 आपका RB होगा, रिवर्स बायस, और साफ सीधी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। जो हमारा D2 होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो पाथ ऑफ करंट है वो कैसा होगा, ऐसा, GFC DC वापस यहां से जाता हुआ, या अगर इस पॉइंट से यहां से जाएगा करंट, इसको भी नाम दे दो ABCDFG, H नाम दे दो इस पॉइंट। यहां से आपका करंट जाएगा, यहां से नहीं, ध्यान रखना, यहां से करंट जाएगा पॉजिटिव से, यहां से जा रहा है करंट आपका, तो HCDEFG, ये होगा आपका पाथ ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास ये वाला साइकिल तो रेक्टिफाइड था ही, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो नेगेटिव वाला हाफ साइकिल है वो भी रेक्टिफाई होकर आएगा। फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा, ये वाला रेक्टिफाई होकर आएगा और ये वाला रेक्टिफाई होकर आएगा। ये डायग्राम आपको पेपर में बनाना बहुत जरूरी है। आया समझ? यही है इस पूरे ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग। मैं एक बार लिख देता हूं फिर से। यहाँ पे जो हमारा D2 होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, और D1 जो होगा वो रिवर्स बायस होगा, और हमारा आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा चमकदार, जो हम चाहते हैं वही है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था यहाँ पर कि यहाँ पे हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव करके देते, तो इसके यूजेस ज्यादा होते हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये देखो, ये इसके बाद आता है यहाँ पर, यहाँ एक रिपल फैक्टर करके एक चीज आती है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर मतलब ये जो आपका रेक्टिफाइड वाला नेगेटिव हाफ साइकिल जो आपने रेक्टिफाई करके दिया, उसको फर्दर मोर, उसके रिपल्स को कम करना, उसके रिपल्स को और कम करना, इसको रिपल्स बोलते हैं। हालांकि इनको भी रिपल्स ही कहते हैं, आपकी किताब में ऐसा लिखा गया, ऐसा नहीं है कि इनको रिपल्स नहीं कहते, इनको भी रिपल्स कहते हैं। आपकी किताब में लिखा गया रिपल्स को कम करना, तो मतलब मैं इसको कहूंगा कि इसको फर्दर मोर डीसी बनाना, रिपल्स जनरेट करना, फर्दर मोर डीसी बनाना, ऐसा ज्यादा सही रहेगा, ये मोर कन्वीनियंट है कहने के लिए कि इस जो आपका डीसी वोल्टेज है इसको फर्दर मोर डीसी बनाने के लिए एक रिपल फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है। और रिपल फैक्टर क्या होता है, मैंने टाइम बचाने के लिए बिल्कुल बहुत जल्दी से लिख दिया, वो है रिपल फैक्टर ही। सीधी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा इसमें बोझ नहीं लेना दिमाग पे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी टू वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, बस इतना याद रखना है। अब आधे बच्चे पूछेंगे व्हाट इज आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स में। अभी के लिए आप याद रखो कि रिपल फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट।
अब रिपल फैक्टर को अगर पेपर में दिखाना एकदम बढ़िया तरीके से तो ऐसे देखो, वहां पर भी मैंने रिपल्स ऐसे ही बनाए थे, ऐसे रिपल्स बनाए, तो यहाँ पर भी ये आपका एक रिपल होगा, इसका एक मिड वैल्यू होगा और ग्राउंड से उस मिड वैल्यू तक के पॉइंट का वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, आपको इतना याद, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, बस इतना डेफिनेशन है, पेपर में इतना आएगा, कोई और कुछ नहीं पूछेगा। पेपर में अगर डिफाइन रिपल फैक्टर इतना लिखना है, ये लिखना है, ये बनाना, बस और कुछ नहीं। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है फिल्टर सर्किट। ब्लॉक डायग्राम का आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है आपके इस ब्लॉक डायग्राम में। देखो हमने ट्रांसफार्मर देखा क्या होता है, आपको बताया मैंने, वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन। रेक्टिफायर बताया, रेक्टिफायर के दो टाइप्स ही बताया मैंने आपको। फिल्टर सर्किट हमारा सेकंड लास्ट है। कल की क्लास में हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर कल की क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में, जब भी हो, ठीक है। तो अगला चलते हैं, क्या है, फिल्टर सर्किट। मैंने तब आपको पहले कहा था कि एक कैपेसिटिव सर्किट होता है। क्या होता है? कैपेसिटिव सर्किट। ये पूरा ही आपका फिल्टर सर्किट है, ये आपका पूरा ही फिल्टर सर्किट है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए इसको कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। क्या है इसकी वर्किंग, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको एक चीज याद रखना, जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। छोटी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है, आपको याद रखना, इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर आपका एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस करता है। एनर्जी स्टोरिंग मतलब जब आप इस पे करंट देते हो, करंट सप्लाई करते हो, तो ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। अब क्यों करता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, आपका एसी जो होता है ना, रिपल्स बनाता है। रिपल्स कैसे बनाता है आपको बताता हूं जरा जल्दी से, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपके रिपल्स बनाए, ठीक है, ये रिपल बने। अब क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मान लो एक टाइम पे ये देखो करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, फिर बाद में कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। अबे पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए तो रिपल फैक्टर बनता है बाद में। बट ये देख लो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ से सप्लाई आएगी बढ़िया अच्छी खासी, यहाँ से बढ़िया सप्लाई आ रही है भाई, पीछे से माल की सप्लाई बढ़िया चल रही है, तो यहाँ से आपके पास एकदम बढ़िया सप्लाई आएगी। मान लो ये बड़ा करंट है, इसके पास एक बढ़िया सप्लाई आई करंट, वो आधा करंट पैरेलल है। अब जो अच्छे बच्चे होंगे उनको पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे आके करंट टूटेगा, आधा करंट इसके पास जाएगा, आधा करंट इसके पास जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जिसको नहीं पता मैं फर्दर लेक्चर्स में और बता दूंगा, कृपया करके टेंशन ना लो, सब पता लग जाएगा। अब देखो ये आई है, यहाँ पे टूटेगा इस जंक्शन पे, आधा करंट इस लोड रेजिस्टेंस के पास जाएगा, आधा करंट इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जाएगा। वर्किंग समझा रहा हूँ आपको मैं, फिल्टर सर्किट ये कैसे काम करता है। आधा करंट आपका ये जो आपका एक्सटर्नल अप्लायंस है, इसको काम करने में, इसको यूज करवाने में जाएगा, और आधा करंट इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जाएगा। ये चल रही है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात, जब आपकी करंट बढ़ रही थी, जब आपकी करंट बढ़ रही थी। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस आया आपके नेगेटिव। नेगेटिव देखो, स्लोप आपको पता होगा, देखो यहाँ पे स्लोप बनाओ ये पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप बनाओ ये नेगेटिव है। अब आई नेगेटिव साइकिल की बात, किसकी आई? नेगेटिव। जब आपका करंट कम हो रहा है, लोअर हो रहा है। करंट कम होने का मतलब यहाँ से सप्लाई आपकी कम होगी, मतलब पीछे से कोरोना आ गया तो भाई माल की सप्लाई कम होगी। माल की सप्लाई जब यहाँ से कम हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ, यहां पर भी सप्लाई कम जाएगा और यहां पर भी सप्लाई कम जाएगा, है कि नहीं? यहां पर भी सप्लाई कम जाएगा और यहां पर भी सप्लाई कम जाएगा। बट जो आपने पहला केस देखा जब ये पॉजिटिव था, इसके पास में जो एनर्जी स्टोर की वो इस लोड रेजिस्टेंस को दे देगा। जो हमारा कैपेसिटर है, मैंने पहले ही बताया कैपेसिटर है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जो इसने यहां पर एनर्जी स्टोर की, वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ये लोड रेजिस्टेंस को, जो एक्सटर्नल अप्लायंस है, उसको दे देगा, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। आपने देखा होगा आपके घर पे ये जैसे फैंस वगैरह लगे होते हैं, उसमें एक छोटा सा ऐसे एक डिवाइस आता है, सिलेंड्रिकल डिवाइस, उसी को आप कैपेसिटर बोलते बुलाते हैं ना भाई इलेक्ट्रिशियन को, कि हाँ भाई वो मेरे घर का फैन का कैपेसिटर खराब हो गया तो आपके फैन की स्पीड स्लो होगी। क्यों? इसलिए स्लो होती है कि वोल्टेज रेगुलेट करती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो कैपेसिटर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं बची होती कि वो एनर्जी स्टोर कर सके और आपके लोड रेजिस्टेंस को दे सके, तभी आपका फैन आस्ता चलता है। लेकिन जैसे आप नया कैपेसिटर डालते हो, फैन आपका एकदम गोली की तरह भागता है। तो यही तरीका होता है। अब आपको समझ आ गया है, सिंपल सी वर्किंग है इसकी, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली कोई चीज नहीं है। फिल्टर सर्किट आपको आएगा, सीधी सी वर्किंग बतानी है। कैपेसिटिव सर्किट होता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। जब आपकी करंट बढ़ती है तब वो दोनों को इसको देती है, कैपेसिटर को भी चार्ज करती है, लोड रेजिस्टेंस को भी चलाती है। बट जब करंट का सप्लाई, माल का सप्लाई जब कम हो जाता है, माल मतलब करंट, माल का सप्लाई जब कम हो जाता है, तब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के पास कम करंट ना आ जाए, मतलब उसके जो
परफॉर्मेंस है वो हैम्पर ना हो पाए, इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है कैपेसिटर की वो लोड रेजिस्टेंस के पास जाती है। बस इतना ही था आपका फिल्टर सर्किट का वर्किंग। तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। इसी के साथ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद। ठीक।